हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मौर्य काल के 50 प्रश्नों को मैंने कवर किया था। आज ये पार्ट 2 है मौर्य काल का, जिसमें 50 प्रश्नों को हमने फिर से कवर करने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, इसके पहले हमने कौन कौन से चैप्टर को कवर किया है। तो हमने अभी तक पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल और धार्मिक आंदोलन को कवर किया है। और मौर्य काल का एक पार्ट मैंने 50 प्रश्न का कराया था। अगर आपने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं वो सब के सब प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड और उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे करा रहे हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों। अशोक के शासन काल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? मेगास्थनी, तुषार, पुष्यगुप्त या हेलियोडोरस? तो ध्यान दीजिएगा, अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का जो प्रांतपति था वो कौन था? वो था कौन दोस्तों? तुषार। यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? बी के साथ। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांतपति तुषार था। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। अशोक के शिलालेख पाए गए थे पाटलिपुत्र में, गिरनार में, सारनाथ में या उज्जैन में? तो ध्यान दीजिएगा, अशोक के जो शिलालेख हैं वो कहां पाए गए थे? वो पाए गए थे गिरनार में। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। दोस्तों, हमने जितने भी प्रश्न यहाँ पे करा रहे हैं 50 प्रश्न, आप लास्ट में हमें ये जरूर बताएं कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। कोशिश रहेगी रेगुलर बेस पे क्लास आपकी रहेंगी कंटिन्यू, और हम जो है अगस्त के लास्ट तक पूरी इतिहास को कवर करने वाले हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था या थे? केरल, तमिलनाडु, उपयुक्त में ए और बी दोनों, या कश्मीर? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो है वर्तमान प्रांत जो मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था वो कौन से थे दोस्तों? केरल और तमिलनाडु। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपका दोनों सही। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, उपर्युक्त में ए और बी दोनों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक के किस स्तंभ पर मौर्य का उत्खनन किया गया था? लोहिया नंदगढ़ स्तंभ पे, रामपुरवा का सिंह स्तंभ पर, दिल्ली की टोकरा स्तंभ पर या सारनाथ स्तंभ पर? तो ये कहां किया गया था? लुरिया के नंदगढ़ स्तंभ पर किया गया था। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाला अधिकारी का नाम क्या था? तो मौर्य काल में प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? ये था समाहर्ता। हम जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। समाहर्ता जो है किसे कहा जाता था दोस्तों? तो मौर्य शासन के प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी को हम क्या कहते थे? समाहर्ता कहते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। मौर्य के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? वह कोष विभाग का एक अधिकारी था, वह एक न्यायिक अधिकारी था, वह एक सैनिक अधिकारी था, वह एक जो है राजस्व संग्रह करता था। तो ध्यान दीजिएगा, मौर्य के समय में समाहर्ता का जो कार्य था वो क्या था दोस्तों? वो था दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ? डी के साथ। वह एक राजस्व संग्रह करता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ध्यान दीजिएगा, अशोक जो है बुद्ध और धर्म और संघ के प्रति विश्वास जो प्रकट करता है वो किस अभिलेख में करता है दोस्तों? वह लघु शिलालेख में करता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? तो ध्यान दीजिएगा, बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है कहां से? भ्रामु लघु शिलालेख से। भ्रामु के लघु शिलालेख से ये मिलता है। ऑप्शन नंबर जाएंगे सी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता था? द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 10वां शिलालेख? तो ध्यान दीजिए, अशोक के धार्मिक सामंजस्य के विषय में जो विषय कहता था वो कहां पे था? 12वां शिलालेख में। ऑप्शन नंबर जाएंगे बी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस
एक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के जो नाम हैं वो उल्लेख हैं। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये किस अभिलेख में है? तो ये है जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इस्लिया नामक नगर का उल्लेख मिलता है? मास्की अभिलेख से, नेतुर अभिलेख से, उडेगोलम अभिलेख से या सिद्धपुर अभिलेख से? तो ये कहां से मिलता है दोस्तों? ये मिलता है सिद्धपुर अभिलेख से। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? डी के साथ जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है वो मास्की, कालसी, सारनाथ या वैराट? तो ये कहां पर है दोस्तों? मास्की में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस शासन ने अपने देवताओं का प्रिय कहलाया? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक या समुद्रगुप्त? तो ध्यान दीजिएगा, देवताओं का जो प्रिय कहलाया, जो खुद को अपने को जो देवताओं का प्रिय मानता था, वो कौन मानता था? अशोक मानता था। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ? सी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक का सूर्यकोना अभिलेख स्थित है। तो अशोक का जो सूर्यकोना अभिलेख है ये कहां पे स्थित है? ये कंधार में स्थित है। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ? ए के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण उद्धित प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुआ है? सांची, अमरावती, देहरकोठार या कनक नहली? तो ये कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये प्राप्त हुआ है कहां से? अमरावती से। ऑप्शन नंबर जाएंगे बी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें। मौर्य प्रशासन में लक्षणा अध्यक्ष होता था। तो मौर्य प्रशासन में जो लक्षणा अध्यक्ष होता था दोस्तों, वो कौन होता था? वो टकसाल का अध्यक्ष होता था। टकसाल यानी हम कह सकते हैं जहां पर सिक्के वगैरह बनाए जाते थे मौर्य काल में, उनके जो अध्यक्ष होते थे उन्हीं को हम लक्षणाध्यक्ष कहते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था। तो मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक जो अधिकारी था वो कौन था दोस्तों? वो थे सिक्कों का परीक्षक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो मौर्य प्रशासन में खानों के जो अध्यक्ष होते थे उन्हें अकराध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? अकराध्यक्ष कहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। पोतवा अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था। तो पोतवा अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी कौन होता था? वो होते थे तौल मापन का, जो तौल मापन के जो अधिकारी होते थे उन्हें हम क्या कहते थे? पोतवा अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी। अगले प्रश्न की बात करें। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की जो स्थापना है ये किसने की थी? अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर जाएंगे बी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ में जो है कौन सा पशु जो है उत्कीर्ण नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? ये है हिरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हाथी, अश्व और वृष ये तीनों है। अगले प्रश्न की बात करें। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो कलिंग विजय का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। कहां से? 13वें शिलालेख से। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हो चुका है। अगले प्रश्न की बात करें। कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो कहां से प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख से, लघु शिलालेख 1 से या रुमनदेई स्तंभ लेख से या हैंगसान से। तो ध्यान दीजिए कि कलिंग युद्ध का जो विवरण मिलता है वो कहां से मिलता है दोस्तों? वो मिलता है हमें शिलालेख 13 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर में जाएंगे ए के साथ। अगले प्रश्न की बात करें। कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहां से प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख से, मैंने अभी आपको बताया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग राज्य पर जो आक्रमण किया था वो 261 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। अगले प्रश्न की बात करें। सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था दोस्तों? तो इस कलिंग को जो विजित किया था वो कब किया था? वो किया था, ऑप्शन नंबर जाएंगे डी के साथ, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जो है कलिंग को विजित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित
उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट करती है। ये कहाँ पे है? धौली और जौगढ़ से ये जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। मौर्य काल में राज्य की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में राज्य की मुद्रा को जो है पर्ण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण कराया गया था। तो अशोक के द्वारा बराबर गुफा का निर्माण किसके लिए कराया गया था? आजीविकों के लिए कराया गया था। किसके लिए? आजीविकों के लिए कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बराबर समूह की किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये लोमस ऋषि गुफा में जो है यहाँ पे जो है अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दे दिया था? तो किसने दे दिया था दोस्तों? ये दे दिया था किसने? दशरथ ने दे दिया था। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें, अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवनाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? ये किया था दोस्तों दशरथ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कहाँ के दोस्तों? ये कहा जाता है कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्रश्न क्या अगला आपके सामने रहा, कौन सा अभिलेख अशोक की पत्नी के नाम का उल्लेख करता है? तो ये करता है दोस्तों कौन सा उल्लेख? प्रयाग अभिलेख जो है अशोक की पत्नी का नाम का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम अशोक अभिलेख में उल्लिखित है? तो किसका नाम उल्लिखित है दोस्तों? ये उल्लिखित है किसका? कारुवाकी का। ऑप्शन नंबर ए जाएंगे किसके साथ? कारुवाकी का नाम जो है अशोक के जो है अभिलेख में उल्लिखित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्य का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, शिलालेख जो है तिथि में अशोक के दक्षिण भारत में 5 राज्य की जानकारी मिलती है। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की क्या दर निश्चित की थी? तो अशोक ने जो है लुम्बिनी ग्राम के लिए जो भू राजस्व की दर है वो क्या निश्चित की थी? वो किया था कितना? 1/8। ऑप्शन नंबर जाएंगे डी के साथ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर रहा आपकी, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इनमें से कौन सा शिलालेख है? तो वो कौन सा शिलालेख है दोस्तों? वो शिलालेख है रुमनदेई स्तंभ शिलालेख, ब्राह्मो या बराबर गुफा शिलालेख या निगाली सागर स्तंभ शिलालेख। तो ध्यान दीजिएगा, अशोक के करारोपण के बारे में जो जानकारी मिलती है उसकी शिलालेख मिलती है, वो मिलती है रुमनदेई स्तंभ शिलालेख में। ऑप्शन नंबर जाएंगे बी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ प्रशासनिक विभागों का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में जो है कुल 18 तीर्थ यानी प्रशासनिक विभागों का जानकारी मिलता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में मौर्य वंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया था? तो वो किसने किया था कश्मीर पर शासन? तो ये जालोक ने किया था। किसने? जालोक ने। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ हम? डी के साथ। जालोक ने जो है कश्मीर पर शासन किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, प्रतिवेदक का कार्य क्या था? तो प्रतिवेदक का जो कार्य था दोस्तों क्या था? राजस्व एकत्र करना, सेना का नेतृत्व करना, प्रांतों का शासन करना या घटनाओं की सूची देना। तो जो प्रतिवेदक का कार्य होता था, उनका जो कार्य था वो क्या था? वो घटनाओं की सूची देना था। क्या था? घटनाओं की सूची देना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? तो सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? रज्जुकों की थी। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? तो वो कौन सा कार्य करते थे? तो न्यायिक कार्य करते थे। ऑप्शन नंबर जाएंगे सी के साथ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर रहा आपकी, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या था? तो जनपद स्तर पर जो है मौर्य अधिकारियों का जो सही जो है आरोही क्रम है वो क्या है दोस्तों? वो है आपका ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ हम? डी के साथ। प्रादेशिक, रज्जु और युग थे।
ये आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। कहां से मिलता है दोस्तों? ये मिलता है कुप्पहार से। कहां से? कुप्पहार से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित स्थलों में से कहां वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ मिलता है? तो ये मिलता है कहां से? ये रामपुरवा से मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो सांची का जो स्तूप है ये अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सांची के स्तूप के निर्माता थे, तो सांची के स्तूप के जो निर्माता थे वो कौन थे? वो अशोक थे, मैंने अभी बताया आपको। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुआ है दोस्तों। गुप्त वंश ने, कुषाण वंश ने, या सातवाहन वंश ने, या शुंग वंश ने? तो ध्यान दीजिएगा, मौर्य के बाद जो है शुंग वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतिम मौर्य शासन कौन था? शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक की बात करें तो वो कौन था? वो वृहदर्थ थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। किस अभिलेख में अशोक 4 संप्रदायों संघ, ब्राह्मण, आजीविकी और निगंध का उल्लेख करता है? तो ये कहां पे करता है दोस्तों? ये करते हैं स्तंभ प्रज्ञापन 7 में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक जो संभावित कारण था दोस्तों, विशाल सैन्य वाहिनी रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाली अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य अर्थव्यवस्था डगमगा गई, जिसका मुख्य कारण माना जाता है कि मौर्य पतन का संभावित कारण ये माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अभिलेख में अशोक ने कहा था कि सभी संप्रदायों को सारत्व की वृद्धि हो? तो ये कहां पर इसकी जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है 12वां शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में कौन सा पक्ष अशोक के धर्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो अशोक के धर्म का एक सैद्धांतिक जो पक्ष नहीं वो कौन सा है? सभी के साथ समान व्यवहार जो है ये अशोक का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न का दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? ये कौन सा साक्ष्य है दोस्तों? चित्रित घूसर मृदभांड जो है ये मौर्य के इतिहास के साक्ष्य नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये भी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।